नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूरोप के सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर रिएक्टर ओल्किलुओतो के बारे में। ओल्किलुओतो 3 कमीशन हो चुका है। इट हैज़ कम ऑनलाइन, वहाँ से बिजली उत्पादन पूरी तरह से शुरू हो गया है और ये रिएक्टर फिनलैंड का सबसे बड़ा नहीं बल्कि यूरोप का सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर रिएक्टर बन गया है और काफ़ी देरी के बाद ये शुरू हुआ है। और इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यूरोप में न्यूक्लियर एनर्जी में अभी बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। सम कंट्रीज आर शटिंग डाउन देयर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, कुछ उन्हें फिर से चालू कर रहे हैं। तो आखिर न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ किस दिशा में जा रही है ये जानेंगे। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की लोकेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ क्या सवाल आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि फिनलैंड देश में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू हुआ है और प्रोडक्शन कैपेसिटी की नज़र से देखें तो ओवरऑल ये रिएक्टर चालू होने के बाद थर्ड रिएक्टर है ये इस प्लांट का। तो ये प्लांट अब सबसे बड़ा यूरोपियन पावर प्लांट बन गया है और इससे नॉर्डिक कंट्री फिनलैंड की इलेक्ट्रिसिटी सेल्फ सफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाएगी। अगर आप मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़िए और आप लोगों के लिए हम एक नया कोर्स लेकर आ रहे हैं। इट इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीटली न्यू रेवोल्यूशनरी कोर्स फॉर यू गाइज, पाथफाइंडर ट्रेल ब्लेजर कोर्स फॉर यूपीएससी सीएसई 2024। देखिए, आप लोग सभी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से लाइव पढ़ सकते हैं, यह आपको पता ही है, लेकिन अब उस सब्सक्रिप्शन को हमने एक नई दिशा दी है। कई स्टूडेंट्स हमसे ये कहते थे कि सर आपके कोर्सेज जो हैं वी कैन नॉट अफोर्ड देम, ऑल्दो ऑफलाइन एजुकेशन के मुकाबले हम ऑनलाइन एजुकेशन वैसे ही 1/5 1/4 प्राइस पे अवेलेबल करवाते हैं, उसको भी हमने और 1/4 कर दिया है। सो नाउ यू कैन अवेल द फुल जीएस सब्सक्रिप्शन फॉर 8,000 रुपीज़ ओनली। ये 2024 के प्रीलिम्स और मेंस पूरी तैयारी करवाएगा और इसमें हम आपको इंटरव्यू, मेंस सबकी तैयारी करवाने वाले हैं। इसमें टेस्ट सीरीज भी शामिल है और इसकी अन्य डिटेल्स भी मैं आपको धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में बताता रहूँगा। सो स्टे ट्यून फॉर दिस। और 23 अप्रैल को हम एक टेस्ट करवा रहे हैं, समुद्र मंथन हो रहा है जिसमें आप लोगों को हिस्सा लेना है और यहाँ पर जो अच्छी रैंक्स लेकर आएंगे उनको यहाँ स्कॉलरशिप मिलेगी और ये अर्ली बर्ड ऑफर का प्राइस उन्हें अवेलेबल हो जाएगा। तो अब आते हैं इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की लोकेशन पर। देखिए, ये स्थित है ओल्किलुओतो नाम के एक द्वीप पर। ये आइलैंड फिनलैंड के तट पर स्थित है एंड इट इज़ ऑन द कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ बोथनिया। ये नाम इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ बोथनिया, बाल्टिक सी की लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये वाली वाटर बॉडी का नाम क्या है जो सेंट पीटर्सबर्ग, हेलसिंकी, तलिन इन सभी शहरों के बीच में काइंड ऑफ स्थित है। तो इस वाटर बॉडी का नाम आप लोग मुझे बताएंगे, इस गल्फ को क्या कहते हैं। और ये है गल्फ ऑफ बोथनिया जो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है और इधर बाल्टिक सी, यहाँ पर बाल्टिक नेशंस एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया ये स्थित हैं। क्लियर। तो गल्फ ऑफ बोथनिया के तट पर ही ये छोटा सा एक आइलैंड है यहाँ पर जिसपे न्यूक्लियर पावर प्लांट चलता है। ये सारे बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट नदियों के या समुद्र के किनारे क्यों होते हैं, ये एक सोचने वाला सवाल है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आने वाले कुछ मिनट्स में इसका जवाब मिल जाएगा। तो ओल्किलुओतो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नाम है, ये आइलैंड का नाम है। इसी द्वीप पर ये तीसरा न्यूक्लियर रिएक्टर है। पहले से यहाँ पर 2 रिएक्टर चल रहे हैं जो 70s और 80s में चालू किए गए थे। जो कंपनी ने ऑपरेट करती है उसका नाम है टीवीओ। हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। फैक्ट याद रखने वाला ये है कि फिनलैंड एक ऐसा देश जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, 50 लाख के आसपास इसकी आबादी है। वहाँ पर 40% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है ये इन्हीं न्यूक्लियर रिएक्टर से कवर होती है। 5 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं फिनलैंड में, 40% इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियर पावर। और ये वाला जो प्लांट है ये काफ़ी डिलेड था, बहुत पैसा इसमें इनका खर्च हो गया, 11 बिलियन यूरोज़ की कॉस्ट पर ये बना है, 3 गुना पैसा लग गया जो एस्टिमेटेड था। लेकिन फिनलैंड को फ़ायदा ये होगा कि जो उनके क्लाइमेट न्यूट्रल होने के टारगेट्स हैं 2035 तक, उसको ये अचीव कर लेंगे एंड इट विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट फॉसिल फ्री वेलफेयर सोसाइटी। फॉसिल फ्यूल यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होते हैं पावर जनरेशन में और एक ऐसा देश जो अपने नागरिकों का वेलफेयर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करता है वो देश है फिनलैंड। ये तीनों ही नॉर्डिक कंट्रीज़ ऐसा ही करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है देखिए नॉर्वे की, तो नॉर्वे क्या करता है, दुनिया को ऑयल बेचता है और अपने देश में ऑयल का उपयोग ज़्यादा नहीं होने देता है। तो ये कहते हैं कि हमारा देश साफ़ है, लेकिन ये करते क्या है, नॉर्वे का सबसे बड़ा काम यही है कि वो एक्सपोर्ट करता है ऑयल एंड गैस और उसकी पूरी इकोनॉमी उसी पर चलती है। बट फिनलैंड के केस में ऐसा नहीं है। फिनलैंड की इकोनॉमी इज़ नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ऑयल एंड गैस और ये देश भी अब क्लाइमेट न्यूट्रल हो जाएगा। तो अभी जो वहाँ रूलिंग पार्टी है फिनलैंड में वो तो चाहती है कि और ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बने और देश कम्प्लीटली न्यूक्लियर पावर पर ही चले एंड दे शुड बी फॉसिल फ्यूल फ्री इवन अर्लियर देन 2035। दूसरी ओर यूरोप के अन्य बड़े देश जैसे जर्मनी और फ्रांस, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को शट किया जा रहा है। तो देखिए, पिछले 10 सालों से, खास करके जब से 2011 में जापान में फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत बड़ा हादसा हुआ था सुनामी के बाद, तब से इन पश्चिमी देशों में, जर्मनी और फ्रांस में
ये एक आंदोलन सा चला कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद किया जाए। इन दोनों देशों में काफ़ी सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे, दे हैव बीन ग्रेजुअली शट डाउन। जर्मनी ने अपने आखिरी 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को धीरे धीरे बंद करना अभी 2 दिन पहले ही स्टार्ट किया है। ये न्यूज़ आई है 15 अप्रैल को। कई पावर प्लांट्स बंद किए जा चुके हैं। फ्रांस ने कुछ साल पहले कहा था कि सारे बंद कर देंगे, लेकिन जो उनके 52 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनमें से सभी को रीस्टार्ट किया जा रहा है। वाई? क्योंकि रशिया से ऑयल नहीं खरीद पा रहे हैं, ऑयल एंड गैस की जो आपूर्ति है वो काफ़ी चरमरा गई है, और यूरोप की हालत इतनी ख़राब है, स्पेशली फ्रांस जैसे देशों की हालत इतनी ख़राब है कि वो अपने द्वारा किए गए पुराने वादे यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद करेंगे उस वादे पर मुकर गए हैं। दे आर गोइंग टू रीस्टार्ट ऑल देयर न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन दिस विंटर। तो ये न्यूज़ हालांकि 2022 की है, तो इन्होंने रीस्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स आई थी इन्हें, और इसी के कारण एनर्जी क्राइसिस भी देखने को मिला था फ्रांस में। तो फ्रांस के बारे में हमेशा याद रखना कि दिस इज द कंट्री विच हैज़ मैक्सिमम शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर पावर। फ्रांस की ऑलमोस्ट 70% बिजली न्यूक्लियर पावर से पैदा करी जाती है, ये हाईएस्ट है वर्ल्ड में। उसके बाद यूक्रेन है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर भी कई सारे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। स्लोवाकिया, बेल्जियम, ये तो इतने बड़े देश हैं नहीं, पर हाँ सबसे बड़ा एक साइजेबल कंट्री फ्रांस है यहाँ पर। फ्रांस, यूक्रेन, इनमें परसेंटेज काफ़ी हाई है। फिनलैंड में भी अभी 32 था, 40 हो जाएगा। स्वीडन है। इन सभी देशों में, पश्चिमी यूरोप, लगभग ये सारे यूरोपियन देश ही हैं, आप देखेंगे इनमें न्यूक्लियर पावर का शेयर बहुत ज़्यादा है। और अब एक कॉन्ट्रेरियन मूवमेंट यहाँ पर ये चल रहा है कि इसे कम किया जाए। क्लाइमेट एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी रिस्की है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो धीरे धीरे इन्हें शट डाउन किया जाए। इस मैप में आप यूरोप के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रांस, यूक्रेन और जो जर्मनी है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है पावर प्लांट्स का। कमिंग बैक टू दी ओल्कीलुओतो न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 यूनिट्स पहले से चल रही हैं जिनको OL1 और OL2 कहा जाता है, लेकिन इनकी कैपेसिटी लगभग 1700 मेगावाट के आसपास है। अब ये जो नया वाला OL3 प्लांट ऑनलाइन आया है, ये 1600 मेगावाट अकेला प्रोड्यूस करेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3370 या 3380 कुछ मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। एग्जैक्ट नंबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रफली 3400 मेगावाट्स बिजली का उत्पादन यहाँ से होने वाला है, जो कि इसे वेस्टर्न यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट बना देगा। OL3 बनना स्टार्ट हुआ था 2005 में, लेकिन इसके खिलाफ कई लॉ सूट्स आते हैं, एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने इस पर प्रोटेस्ट किया, केसेस किए, तो इसीलिए ये बहुत डिले हो जाता है और 2023 में जाकर ये फाइनली ऑनलाइन आया। वैसे 2022 में इसके ट्रायल्स स्टार्ट हो गए थे, 1 साल तक ट्रायल्स चले, एंड नाउ इट इज़ सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू द ग्रिड। और फिनलैंड में 40 साल बाद कोई न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट किया गया है, और पश्चिमी यूरोप में अगर हम देखें तो 15 साल में पहली बार कोई नया रिएक्टर आया है। इस रिएक्टर का टाइप ध्यान में रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर या फिर EPR। और ये EPR रिएक्टर कई देशों को एक्सपोर्ट भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल चाइना को भी यूरोप ने एक्सपोर्ट किया है पहले। और ये सिस्टम या टेक्नोलॉजी अरीवा और सीमेंस कंपनी जो फ्रांस और जर्मनी की हैं, इन्होंने मिलकर तैयार करी है। और EPR जो है ये 3rd जनरेशन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का एक डिज़ाइन है, जो कि एक लेटेस्ट डिज़ाइन है। इसे दूसरे देशों में जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो इसे इवोल्यूशनरी पावर रिएक्टर या EPR भी कहते हैं। और चाइना में EPR रिएक्टर ऑलरेडी इम्प्लॉय या डिप्लॉय हो चुके हैं। ताइशान 1 नाम का रिएक्टर वहाँ पर ये EPR टाइप का ही है। अब ये प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कैसे करता है, इसको देख लो। वैसे तो आपने साइंस एंड टेक में पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो पढ़ लेना साइंस एंड टेक में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस इमेज को देखिए, ये जो ग्राफिक आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर फिशन होता है, और न्यूक्लियर फिशन से जो हीट जनरेट होती है, पानी को या हैवी वाटर को गर्म करती है, और इससे जो स्टीम जनरेट होगी वो पहुंचती है टरबाइन। टरबाइन घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और टरबाइन वाली जो स्टीम है ये आकर यहाँ कंडेंस हो जाती है, और कंडेंसर से इसे फिर से रोटेट करके भेजा जाता है यहाँ पर, और कुछ पानी जो है वो फिर से बाहर चला जाता है। दिस इज़ द रीज़न कंटिन्यूसली पानी का इनटेक और आउटटेक होता है। इसीलिए ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमेशा समुद्र के या नदियों के किनारे ही बनाए जाते हैं। दे हैव ह्यूज रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर एज अ कूलेंट। अब आप कहोगे कि सर ये वाला पानी और ये वाला पानी जो बाहर जा रहा है, इसमें न्यूक्लियर कहीं मिक्स तो नहीं हो जाता? तो नहीं, मिक्स नहीं होता है, इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल, सेफगार्ड्स होते हैं। ये तो एक बहुत सिंपल सा हमने डायग्राम बनाकर आपको बता दिया है। देयर आर मेनी प्रोटोकॉल्स जो यहाँ से यहाँ वाले मिक्सिंग को रोकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने चीज़ें आपको समझाई वो इस स्लाइड में, 2 स्लाइड्स में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो रिएक्टर वेसल क्रिएट्स हीट, प्रेशराइज्ड वाटर जो है वो प्राइमरी कूलेंट लूप में होता है। ये वाला प्राइमरी कूलेंट लूप है, इसमें ये गर्म होता है, स्टीम बनती है, स्टीम जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है टरबाइन घूमने के बाद, और फिर वो जो पानी है वो कंडेंस हो जाता है और उसे बाहर पंप आउट कर दिया जाता है, और कई बार रीयूज भी होता है। दोनों चीज़ें होती है। फाइनली एक सवाल और आप लोगों से पूछता हूँ, भारत में एक ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो बन जाएगा तब दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। उसका नाम क्या है आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। विद दैट लेट्स एंड द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।